नमस्कार, आप देख रहे हैं 80 मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए एक बार फिर से आपको निवेश की बारीकियों से रूबरू कराते हैं इस शो के जरिए और शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या है अपने पोर्टफोलियो में नया फंड जोड़ने का सही वक्त? जानिए किस फंड में कब घुसे और कब निकले और क्या स्मॉल कैप में निवेश आपको बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से यूएस में जो महंगाई का आंकड़ा आया है उसके बाद यूएस फेड की जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है, क्या उसमें रुकावट आएगी? इस खास चर्चा में हमारे साथ होंगे कोटक एएमसी के फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल। इंटरव्यू के दौरान कैसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड, आत्मविश्वास जो आपको करे इंटरव्यू में कामयाब? कौन सी आदतें हैं जो आपकी सेहत पर पड़ सकती हैं भारी? अच्छी आदत मतलब स्वस्थ सेहत यानी कि पैसों की बचत। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हर निवेश के पहलू पर हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। चलिए तो किस तरह से अब हम ब्याज दरों का सिलसिला यूएस में आगे जाता हुआ देखेंगे। जो हाल ही में आंकड़े आए हैं वो थोड़े से तो बढ़े हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक हमने देखा है कि कम बढ़े हैं। अब ऐसे पूरे माहौल में सवाल ये उठता है कि ब्याज दरें जो लगातार बढ़ रही हैं क्या वो घटती हुई दिखाई देंगी, और अगर घटती हुई दिखाई देंगी तो किस हद तक घटती हुई दिखाई देंगी। पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो अपना नज़रिया पेश करेंगे। हमारे साथ कोटक एएमसी के फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल जुड़ गए हैं। दीपक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हमारी ये कोशिश है समझने की कि किस तरह से जो ब्याज दरें हैं उनका इम्पैक्ट हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले तो जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं यूएस में, जिस तरह से वो आंकड़े आए उसके बाद बाजार में फर्राटा तेज़ी वहाँ हमने आती हुई देखी है, उसका हमें इफेक्ट हमारे बाजारों में भी आता हुआ देखा है। लेकिन क्या ये इस बात का संकेत है कि यूएस फेड अब जो ब्याज दरें अग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसमें थोड़ा सा धीमापन आएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं अब? गुड इवनिंग कविता। यस, कल का इन्फ्लेशन नंबर के बाद जो यूएस में इन्फ्लेशन नंबर एक्सपेक्टेड था 790, अक्टूबर महीने के लिए वो 770 आया है। सिमिलरली वहां पे कोर इन्फ्लेशन नीचे आया है। कोर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन 6.5% की थी, एक्चुअल इन्फ्लेशन 630 आया है। उसके कारण जो पहले फेड एग्रेसिवली रेट हाइक करने की एक्सपेक्टेशन थी कि फेड रेट जो आज 4% के करीब है, फेड वो 5.1% तक बढ़ाएगा। ये इन्फ्लेशन नंबर नीचे आने के बाद रेट हाइक एक्सपेक्टेशन नीचे आई है। अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड 5.1% की जगह मई 2023 4.9% तक रेट बढ़ाएगा। प्लस कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप शायद म्यूट पे चले गए हैं दीपक। दिसंबर पॉलिसी में भी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन। यस जी बोलिए, आपकी आवाज बीच में नहीं आई थी। जी प्लीज कंटिन्यू। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर महीने में। वो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन अब ना के बराबर है और मार्केट अभी फेड से 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है दिसंबर के महीने में। तो अगर मैं वापस से बोलूं तो ये इन्फ्लेशन नंबर के बाद जहां पे पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मई 2023 तक फेड 5.1% तक रेट बढ़ाएगा 4% से, कल के इन्फ्लेशन नंबर के बाद 490 तक 2023 तक बढ़ाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जितनी तीव्रता से जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जो हाल ही में आंकड़े आए हैं जो उम्मीद से कम बढ़े हुए दिखाई दे हैं दीपक, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ब्याज दरों का ही एक नतीजा है जो सामने आया है? क्या आप बढ़ती हुई ब्याज दरों को इसका श्रेय देंगे? यस, जो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन नीचे आया है उसका कुछ कारण हायर रेट्स भी है
आगे चलते हुए भी हायर रेट्स के कारण ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी और उसके कारण इन्फ्लेशन पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट आते रहेगा। और लास्ट पॉलिसी में भी फेड ने बोला था कि आगे चलते हुए क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स कम होंगे। पॉलिसी में फेड के गाइडेंस के बावजूद कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये इन्फ्लेशन नंबर के बाद मार्केट में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि फेड इन्फ्लेशन 2% तक लाने चाहता है। अभी भी मार्केट 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रही है दिसंबर पॉलिसी में। क्यूमुलेटिव रेट हाइक जो पहले मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, आगे चलते हुए क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेशन रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन कम हुई है ये इन्फ्लेशन नंबर के बाद। दीपक, आप सीआईओ हैं डेट के। अब ऐसे में आपका तो कामकाज ही है पूरे डेट मार्केट को समझना, और महंगाई और इन्फ्लेशन उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब हम जब महंगाई को देखते हैं तो यहाँ पर केवल एक पहलू नहीं होता है ना महंगाई का। महंगाई में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूएस के बाज़ारों के लिहाज से अगर मुझे समझना है तो फ़िलहाल किस चीज़ की महंगाई उन्हें बहुत परेशान कर रही है? वो कौन सी ऐसी महंगाई है जो कंट्रोल में तो आ रही है, लेकिन कौन सी इस तरह की महंगाई है जो बेलगाम बढ़ती जा रही है? तो यूएस में अभी भी यूएस यूज्ड कार व्हीकल इन्फ्लेशन ज्यादा है, जो न्यू व्हीकल इन्फ्लेशन ज्यादा है, क्लोथिंग की इन्फ्लेशन ज्यादा है। यूएस में हाउसिंग प्राइसेस ऊपर जाने के कारण हाउस रेंटल इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। तो प्लस लास्ट ईयर हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए थे, तो कमोडिटी फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर है। तो हायर रेट्स के शुड लीड टू दिस इन्फ्लेशन नंबर्स धीरे धीरे नीचे आते हुए हमने देखना चाहिए नेक्स्ट 6 से। गारंटी नहीं है ना दीपक कि एक बार वो नीचे आनी शुरू हो जाए तो नीचे ही आती रहेंगी। ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको लगता है कि शायद इन लेवल्स को सस्टेन कर पाए, जिनकी वजह से शायद ये लेवल सस्टेन कर पाए, या हम कहानी में फिर एक करवट देखेंगे? क्या कहते हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है दीपक? बेसिकली एक तो बेस इफेक्ट के कारण भी इन्फ्लेशन यूएस में नीचे आएगा, और यूएस सेंट्रल बैंकर जो है वो कोर सीपीई देखता है। आज के डेट में यूएस कोर सीपीई इन्फ्लेशन 4.75 से 5% के करीब है। फेड का खुद का गाइडेंस है कि नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर 2023 में ये कोर पीसीई आपका 3% के करीब होगा। और फेड पॉलिसी, इसलिए फेड की एक गाइडेंस है कि हम इंटरेस्ट रेट्स हायर काफी ज्यादा समय तक रखेंगे, बिकॉज फेड चाहता है कि हायर रेट से ग्रोथ पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आए, लोग और उसके कारण डिमांड भी थोड़ी कम हो इकोनॉमी में, और उसके कारण इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो एक है कि क्यूमुलेटिव रेट हाइक फेड शायद कम करे कल के इन्फ्लेशन नंबर के बाद, बट फिलहाल फेड हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स थोड़े ज्यादा समय तक रखना चाहता है इन्फ्लेशन को 2% नीचे लाने के लिए। तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ रहा है, प्लस फेड जो एक्शन ले रहा है वो भी इन्फ्लेशन नीचे लाने में मदद करेगा। ओके, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत इस बीच किस तरह से अपनी रेट हाइक पॉलिसी को अपनाएगा। हम थोड़े से क्या सॉफ्ट हो जाएंगे, क्या हम पूरी तरह से रुक पाएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं एक वाजिब फैसला होगा, बट किस तीव्रता से हम आगे बढ़ेंगे? तो ये इन्फ्लेशन नंबर आने के पहले भी हमें लग रहा था कि दिसंबर में आरबीआई 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेगा, और हमारी कंट्री में जहां रिपो रेट आरबीआई ने 4% से बढ़ाना शुरू किया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि टर्मिनल रेट 6.5% के करीब होगा। बट ये इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद, यूएस इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद हमने ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स नीचे आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएस रेट भी थोड़ी कम हुई है। हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट हुई है। लास्ट एक हफ्ते में हमारी करेंसी 2 रुपए से अप्रिशिएट हुई है। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है टर्मिनल रेट पे कि 6.5 तक हमारा टर्मिनल रेट जाएगा, वो और बढ़ गया है। हमें लगता है कि आरबीआई को 6.5% से ज्यादा रिपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं। प्लस हमें लगता है कि दिसंबर पॉलिसी में जो हम पहले 35 बेसिस पॉइंट सोच रहे थे, वहां पॉसिबिलिटी है कि 25 से 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो।
दीपक, अब ऐसे पूरे सिचुएशन में थोड़ा सा डेट निवेश की ओर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े तो आते रहेंगे और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की दशा और दिशा तय होगी। कम से कम यूएस के लिहाज से तो यही कहा जा सकता है, और बाकी तमाम जो देश हैं, जो इकॉनमीज़ हैं, वो यूएस जिस तरह के ट्रिगर्स निकल रहे हैं उस पर उसको ध्यान में रखते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड काफ़ी हद तक तैयार करेंगी। लेकिन अब अगर पूरे डेट पोर्टफोलियो को समझा जाए और ख़ासतौर से बॉन्ड यील्ड्स को समझा जाए, तो क्या वक्त आ गया है कि हमारी बॉन्ड यील्ड्स ने अब इस बात को फैक्टर इन कर लिया है कि अब जो ब्याज दरें हैं वो एक तय सीमा में ही आगे बढ़ेंगी और हम बहुत ज़्यादा इजाफे की गुंजाइश या संभावना नहीं देखते हैं? आपने सही कहा। तो लास्ट ये साल में जहां आरबीआई ने करीब 200 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया है, तो हमने बॉन्ड यील्ड्स में देखा है करीब 200 से 250 बेसिस पॉइंट चढ़ाव आया है। हमारे हिसाब से जो टर्मिनल रेट एक्सपेक्टेशन 6.25 से 6.5 है, ये करंट कर्व में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और हमें लगता है ये 2 से 6 साल का जो इंटरेस्ट रेट कर्व है ये काफी अट्रैक्टिव है। एंड सिंस इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी 200 से 250 बेसिस पॉइंट लास्ट 9 महीने से 1 साल में ऊपर गई है, हमारा एडवाइस इन्वेस्टर्स को ये है कि आप आपके ड्यूरेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो सिलेक्ट करिए। इन्वेस्टर हमारे हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ाने का सोच सकते हैं। पोर्टफोलियो में डेट में कितना हिस्सा अभी होना चाहिए आपके मुताबिक? वैसे तो काफ़ी कुछ निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है और आपके गोल्स किस तरह से आपने लाइन अप किए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं डेट में इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ तो मेरा रेशियो क्या होना चाहिए? किस तरह से मैं उसको रीबैलेंस कर पाऊँगी? सो डेट इक्विटी एलोकेशन पे आपको आपका फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करेगा। बिल्कुल। बट जो डेट एलोकेशन आप लोगों का है उसमें हमें लगता है, बिकॉज ब्याज दरें 200 से 250 बेसिस पॉइंट ऊपर गए हैं, और जो भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 2 से 3 साल हो तो वो अपने पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन बढ़ाने की सोच सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में समझाएं कि वो किस हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में मैं सवाल कर रही हूँ। इस वक्त इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का क्या समय आ गया है? यस, ये जो टारगेटेड मैच्योरिटी फंड है, ये एक पहले म्यूचुअल फंड्स फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स लॉन्च करते थे। फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, टारगेटेड मैच्योरिटी फंड एक ओपन एंडेड फिक्स मैच्योरिटी प्लान है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं और अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं टारगेटेड मैच्योरिटी फंड्स को, तो क्वाइट लाइकली है कि जो पोर्टफोलियो वाईटीएम है, लेस एक्सपेंसेस, लेस रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, कस्टमर शुड एंड अप रियलाइजिंग दैट। लास्ट 1 साल में हमने पूरी टारगेटेड मैच्योरिटी फंड कैटेगरी में काफी इनफ्लो देखे हैं, और लास्ट 6 महीने में भी जब भी ब्याज दरें बढ़े हैं तो हमने काफी फ्लो टारगेटेड मैच्योरिटी फंड कैटेगरी में देखा है। ये एक प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट के ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, और ये यहाँ पे जहाँ पे 5 साल के जीसेक रेट्स लास्ट 1 साल में करीब 180 से 200 बेसिस पॉइंट ऊपर गए हैं, आज के डेट में ये काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लॉक इन करने के लिए। एंड वी डू एडवाइस इन्वेस्टर्स हु हैव टाइम होराइजन टू लुक एट टारगेटेड मैच्योरिटी फंड्स एट द करंट जंक्चर। फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे लॉक करने का कितना समय है, कितना फायदा है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप 3 साल तक निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिलता है, प्लस आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलती है, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट लोअर होता है। सो अगर 3 से 5 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट में लगाए या टारगेटेड मैच्योरिटी फंड में लगाए, पोस्ट टैक्स रिटर्न टारगेटेड मैच्योरिटी फंड का बेटर होगा। सो आज के डेट में एक तो सिमिलर टेन्योर 3 से 5 साल के टारगेटेड मैच्योरिटी फंड के वाईटीएम फिक्स डिपॉजिट से रिलेटिवली हायर है, और आज के डेट में कोई कस्टमर का अगर 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो हमें लगता है टारगेटेड मैच्योरिटी फंड एक अच्छा ऑप्शन है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया आने वाले वक्त में किस तरह से यूएस के डेटा पे नज़र रखनी है और ब्याज दरों का सिलसिला किस ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।